विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एपिसोड नंबर 2 आप सभी के सामने आने जा रहा है। 7 एपिसोड एनटीपीसी का जीके जीएस का रिवीजन आपके सामने होगा। कल एपिसोड 1 आया था, जिसमें अगर आप अपने हाथ से लिखते तो यकीन मानना आपके हाथ में दर्द होना तय था। आज एपिसोड 2 आएगा और ये भी पूरे जोश के साथ में आने वाला है। पूरे ध्यान से सुनना है। लगभग 235 सवाल होंगे यहाँ पर। हर सवाल में 10 नए सवाल बनाने वाला हूँ। लगभग 350-400 सवाल आपको यहाँ पर इस क्लास में करवाऊंगा, और यही स्पीड हमारी 7 एपिसोड तक रहने वाली है। और आपको सातों के सातों एपिसोड अपने एग्जाम से पहले निश्चित तौर पर देखकर जाने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। चलिए देखिएगा, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। ठीक है, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं जीत के दिखाऊंगा। क्या मैं जीत के दिखाऊंगा, और कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। क्या मैं हार नहीं मानूंगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे दोस्तों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए एनटीपीसी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र नंबर जो आपके ब्रह्मास्त्र नंबर 2 जो है वो आपके सामने आ चुका है। आज हमारा ब्रह्मास्त्र नंबर 2 जो है वो आपके सामने। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप जो है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से खालिस्तान दोस्तों आपके कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, बांग्ला उत्सव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बांग्ला उत्सव है उसकी हम बात करते हैं, तो बांग्ला उत्सव जो है वो कहाँ मनाते हैं। ठीक है, देखो हमारे सामने ऑप्शन कौन कौन से, तो एक ऑप्शन हमारे सामने कौन सा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कौन सा, आपके सेकंड ऑप्शन हमारे पास में मेघालय हो गया। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास में वो लद्दाख हो गया,
और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में वो आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने ना। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं आपके, जो पहला ऑप्शन है आपके सामने वह कौन सा, आपके हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा कभी सवाल पूछे ना आपसे कि नलवाड़ी मेला कहाँ पर होता है या मिंजर मेला कहाँ पर होता है, खूब आता है एग्जाम में, नलवाड़ी मेला और मिंजर मेला कहाँ होते हैं, तो नलवाड़ी मेला और मिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं। ठीक है, सवाल पूछा आपसे मेघालय के बारे में, पूछा आपसे तो वांगला फेस्टिवल कहाँ होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बांग्ला महोत्सव कहाँ होता है, मेघालय में होता है। ठीक है, जो बांग्ला महोत्सव है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं आपके 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी को हम बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, 100 ढोलों का आपके फेस्टिवल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं यहीं पर एक फेस्टिवल और होता है, इसको बोलते हैं चेरी ब्लोंज फेस्टिवल। ठीक है, जो कि शिलोंग के अंदर होता है, चेरी ब्लोंज फेस्टिवल शिलोंग के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लद्दाख पूछूं आपसे तो हेमिस गोम्पा फेस्टिवल कहाँ होता है, तो हेमिस गोम्पा जो फेस्टिवल है वो यहाँ होता है। ठीक है, एक लोसर फेस्टिवल जो है वो कहाँ होता है, तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में भी होता है और सिक्किम के अंदर भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की बात करूं मैं आपसे तो हरेला फेस्टिवल कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है। ठीक है, एक आपके अंडूरी फेस्टिवल जो है जिसको आप मक्खन महोत्सव कहते हो, ये भी कहाँ होता है आपके, ये भी उत्तराखंड के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, मेघालय हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक आंसर है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, मेघालय जो है आपके, देखो एक राज्य है मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर, एक राज्य आपका त्रिपुरा। ठीक है, और एक राज्य कौन सा आपका, मेघालय ना। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 3 राज्य हैं। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 3 राज्य हैं। तीनों राज्यों की जो स्थापना हुई है वो एक ही वर्ष में हुई है, 1972। ठीक है, और तीनों राज्यों की जो स्थापना है वह एक ही आपके दिन हुई है। ठीक है, 1972 के अंदर हुई है, पर आपके जो दिन जो है आपके वह भी एक ही है। आप बताओ कौन सा दिन है आपके, किस तारीख को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है इन तीनों की स्थापना होती है, 21 जनवरी। कौन सी तारीख आपके, 21 जनवरी की तारीख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों की स्थापना एक साथ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों हरेली फेस्टिवल जो है ना आपके, देखो हरेली फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, हरेली फेस्टिवल कहां पर आपके, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, हरेला कहां पर है, हरेला आपका उत्तराखंड में है ना। देखो अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, पहली बात दोस्तों जो ओजोन परत है आपके वो कहाँ मिलती है, तो आपके तो ओजोन परत जो है ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के सबसे ऊपर जो आपके परत होती है वायुमंडल की, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग समताप मंडल, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल जो होता है आपके मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश, तूफान, चक्रवात, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में दोस्तों आते हैं। ठीक है, वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे ओजोन परत कहाँ मिलती है, तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में मिलती है। ठीक है, और काम क्या होता है इसका, इसका जो काम होता है सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, इनको रोकना जो है ये काम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, किसका, ओजोन परत का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ओजोन की जो सांद्रता होती है उसको नापने की इकाई क्या होती है आपके, डॉप्शन जो है इस ओजोन की सांद्रता जो होती है इसको नापने की इकाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओजोन परत में छेद की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था आपके, फोरमैन जो है ओजोन परत में जो छेद हुआ था इसकी खोज करने वाला। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, ओजोन परत में जो छेद हुआ था उसके लिए जिम्मेदार कौन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रियोन भी कहते हो, क्या बोलते हैं, फ्रियोन भी कहते हो। और इसका यूज पहले दोस्तों आपके जो हमारे फ्रिज होते थे आपके, इन फ्रिज में शीतलक जो होता है आपके, कूलेंट जो होता है, इसके रूप में पहले इसका यूज करते थे। ठीक है, और इसी को बैन करने के लिए 16 सितंबर
1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था और ये आपके मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर आपके, तो ये मॉन्ट्रियल आपके स्थान कनाडा के अंदर है और ये प्रोटोकॉल जो है इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर बैन कर दिया और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, इसलिए इस तारीख को हमने ओजोन परत संरक्षण दिवस बना दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तारीख को आपके हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ओजोन परत आपके संरक्षण दिवस आपके इस तारीख को बनाया गया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 29 जून की बात करूं मैं आपसे तो 29 जून की तारीख को दिवस कौन सा है, इस तारीख को आपका दिवस होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है इस तारीख को होता है, ठीक है। किसका बर्थडे है इस तारीख को, पीसी महालनोबिस जो है इनका बर्थडे है। आप परिचित होंगे दोस्तों आपके इनसे, पीसी महालनोबिस जो है अगर सवाल पूछे आपसे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो लिखिएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। और कहां पर स्थापना की थी, कोलकाता के अंदर जो है इसकी स्थापना की। सेकंड जो आपके 5 ईयर प्लान है इसका लाने वाले मॉडल लाने वाले कौन थे आपके, इसका जो मॉडल था भारी उद्योग पर आधारित, ये मॉडल भी लाने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा बोलता है, 11 जुलाई दोस्तों ना, 11 जुलाई पूछूं आपसे इस तारीख को दिवस कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो इस तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, 14 सितंबर दोस्तों, क्या बोलता है 14 सितंबर, ठीक है। इस तारीख को दिवस कौन सा बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह इस तारीख को बनाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं 10 जनवरी की बात करूं आपसे, इस तारीख को विश्व हिंदी दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व हिंदी सचिवालय की बात की जाए आपसे, ये कहां पर है, तो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट जो है यह कहां पर आपके, तो यह मॉरिशस के अंदर है, पोर्ट लुइस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 16 सितंबर हमारा ठीक आंसर। देखो इसमें मैंने आपको ओजोन का जो आपके साइंस वाला पोर्शन है, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, इसको भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि समताप मंडल में कौन सी परत मिलती है या फिर क्षोभ मंडल में आपके कौन सी घटनाएं होती हैं, डॉप्सन जो है किसकी इकाई है, फॉरमैन ने किसकी खोज की थी, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, कब इसको बैन किया गया, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, नामदफा है, ताड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी और सी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। आप इन चारों का नाम बताइए, मैं आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान और लिख रहा हूं, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक आपके देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा नोट कीजिए आपके नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट लिखिए आपके दूसरा नेक्स्ट ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो दाचिंगम, अरे बेटा वो 29 जुलाई को है बेटा ना, वो 29 जुलाई को है, कौन सा आपके वर्ल्ड टाइगर डे जो है ये 29 जुलाई को, ठीक है। चलिएगा ना, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो गया, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गया ना। अगला क्वेश्चन है ताड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर, कौन सा है, महाराष्ट्र में ताड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, कर्नाटक के अंदर आपके अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी नागरहोल पूछूं आपसे, यह भी आपके कर्नाटक में, बन्नेरघट्टा पूछूं आपसे, यह भी कर्नाटक में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह पश्चिम बंगाल में, कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर आपके जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दाचिंगम पूछूं आपसे, दाचिंगम जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। सिमलीपाल की बात करूं आपसे, ओडिशा के अंदर, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिमलीपाल हो गया, ठीक है। देहिंग पटकई पूछूं आपसे, असम के अंदर, कहां पर है, असम के अंदर, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बिहार के अंदर ना। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, इसी का नाम पहले
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, इसी का नाम पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान था और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछो कौन सा, आपके सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख के अंदर, ठीक है। और सबसे छोटा पूछूं आपसे कौन सा है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा आपके, वो हो गया कौन सा आपके अंडमान निकोबार। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के अंदर जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके अंडमान निकोबार के अंदर है और इसका नाम पूछू क्या आपके, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए और लिखा दिया ना। आगे देखिएगा, दुर्गेश नंदिनी के लेखक दोस्तों कौन है, ज्योतिबा फुले हैं, सरोजनी नायडू हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, सुभाष चंद्र बोस है। चारों ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। देखो पहली बात तो अगर पूछूं आपसे दुर्गेश नंदिनी की बात करूं मैं आपसे, दुर्गेश, अच्छा यही देख लो, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, ज्योतिबा फुले, ठीक है। याद करो महात्मा ज्योतिबा फुले जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। वहीं इन्होंने एक समाज की स्थापना करी, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी और यह समाज आपके 1873 में स्थापित हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुआ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोजनी नायडू पूछूं आपसे तो जानते हो आप कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनती है आपकी यही बनती हैं। 1925 के अंदर कानपुर जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्ष थी और द सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर मैं कहूँ आपसे गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है, गोल्डन थ्रेशोल्ड ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया और गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इनका नाम नोट कीजिएगा, आपके दुर्गेश नंदिनी जो है इसके लेखक कौन है आपके, वो हो गए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो आनंद मठ है इसके भी राइटर कौन है, ये भी आपकी यही हो गए, ठीक है। दोस्तों इसी पुस्तक से हमने क्या लिया था, इसी पुस्तक से हमने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ये हमने लिया था जो कि कौन सा आपके वंदे मातरम, कौन सा है, वंदे मातरम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल आपसे एग्जाम वाला पूछ ले कि वंदे मातरम भारत में पहली बार कब गाया गया, सवाल पूछे आपसे कि जो वंदे मातरम है ये आपके पहली बार जो है कब आपके गाया गया, लिखना आपके, तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के अंदर गाया गया, ठीक है। कहाँ पर अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। पेपर वाला ये बहुत बार सवाल पूछता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह शियानी जो है वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है। तो लिखिएगा रहीमतुल्लाह शियानी जो है, आपके शियानी जो है यह इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही सवाल अगर आपसे ये पूछे कि जो राष्ट्रीय गान है यह राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, जो कि 1911 वाला आप जानते हो, तो ये राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया गया, तो ये राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 के कलकत्ता जो अधिवेशन था उसमें गाया गया। और नोट कीजिएगा आपके, अगर पूछूं इसके हेड कौन थे आपके, तो विशन नारायण धर जो है, विशन नारायण धर ये इसके हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशन नारायण धर जो है ये इसके हेड थे, ठीक है। अच्छा सवाल पूछा आपसे कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और जनगण जो है आपके राष्ट्रीय गान जो है इनको हमने कब लागू किया, नोट करना, तो इनको हमने 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, सुभाष चंद्र बोस की मैं बात करूं आपसे तो इनकी आपके एक तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1938 के अंदर, सुभाष चंद्र बोस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1939 की बात करूं मैं आपसे तो 1939 जो है इस 1939 के अंदर जो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले भी सुभाष चंद्र बोस, आपके 1939, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए आपसे, अगर पूछूं आपसे इंडिया स्ट्रगल जो पुस्तक है इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले
वाले भी सुभाष चंद्र बोस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जनवरी को जन्म दिवस होता है इनका, और इसी तारीख को आपके पराक्रम दिवस कहाँ बनाते हैं, आपके भारत में बनाते हैं। पराक्रम दिवस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 51 के खंड के अनुसंशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं वो वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। देखो पहली बात तो अनुच्छेद कौन सा 51 है दोस्तों ना, यह कौन सा भाग हो गया, भाग हो गया आपका भाग 4A। कौन सा हो गया, भाग 4A हो गया, ठीक है। पूछूं आपसे किससे जोड़ा इसको हमने, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा, ठीक है। कमेटी कौन सी बनाई गई थी, आपके सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसको हमने बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश से हमने लिया इसको, तो सोवियत संघ जो रूस है यहां से हमने ग्रहण किया, ठीक है। सोवियत संघ जो रूस है यहां से हमने ग्रहण किया, ठीक है। और ये हमारा भाग कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य का भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूछूं आपसे कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा कितने 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वर्तमान में कितने आपके, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आपको नोट करना है, ठीक है। 11वां दोस्तों कहां से आता है, तो 11वां जो है आपके ये आया किससे, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 इसके द्वारा है, ठीक है। संबंधित किससे था, आपके जो एजुकेशन है आपके इससे संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए आपके एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A का जो भाग के है इसको जोड़ा गया, के फॉर नॉलेज, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A का भाग के है ना, अनुच्छेद 51 आप क्लोज ए और सब क्लोज आपके के जो है आपके ये आए, ठीक है। इसको बोलते हैं के फॉर नॉलेज है ना, इससे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन ये भी आपको 2002 जो है ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 6 से 14 वर्ष की जो आयु है इसके लिए बात हुई है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहते हैं, ठीक है। जो संविधान आपके इसके किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। एक तो है भाग 3, ठीक है। एक है आपके भाग 2, कौन सा है, भाग 2, ठीक है। एक है हमारा कौन सा आपके भाग 18, ठीक है, 18 है। एक है आपके भाग 20, ठीक है। देखो जो भाग 20 है ये तो आपको मैंने कल भी पढ़ाया था। भाग 20 में अनुच्छेद कौन सा है, 368, ठीक है। और ये किसकी बात करता है, आपके संविधान संशोधन की बात करता है। और कहाँ से ग्रहण किया हमने इसको हमने जो है वो जो साउथ अफ्रीका है इस देश के संविधान से ग्रहण किया, आपको ध्यान रखना है। और अभी तक कितने हो चुके हैं आपके, अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और लेटेस्ट का नाम क्या है, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपके ये लेटेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप जानते हो, ठीक है। अब भाग हमारा दोस्तों आपके 18 पूछूं आपसे, तो भाग 18 जो है आपातकाल के लिए, किसके लिए, इमरजेंसी के लिए आपके भाग 18 है। और आर्टिकल 352 से 360 जो है इसका उल्लेख आपके यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसमें 3 तरह का दोस्तों आपातकाल है। एक तो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जो कि पूरे भारत में लगता है। और अब तक भारत में ये 3 बार लग चुका है, ठीक है। अब तक भारत में ये 3 बार लग चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा है, राष्ट्रपति शासन जो है जो किसी राज्य विशेष में लगता है, आपके अभी मणिपुर के अंदर लागू है, ठीक है। एक होता है वित्तीय आपात जो कि भारत में कभी नहीं लगा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका 352 आर्टिकल है, इसका 56 आर्टिकल है और इसका 360 आर्टिकल है, ठीक है। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर है, ये हमने लिया है कहां से, ये हमने जो वाइमर संविधान है यहां से लिया है, जर्मनी से, ठीक है। तो आपातकाल में जो मौलिक अधिकार है इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने कहां से लिया, ये हमने वाइमर संविधान से लिया, जो कि कहां पर, आपके जर्मनी का संविधान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव जो है कहां से लिया है, वाइमर संविधान से लिया, जर्मनी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछे कि भाई आपातकाल में जो राष्ट्रीय आपात है उसमें कौन से 2
मौलिक अधिकार जो है वो आपके निलंबित नहीं होंगे। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल जो 21 है ये सस्पेंड नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है ना। अब भाग 2 की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो भाग 2 जो है नोट करना, आपके भाग 2 जो है इसका संबंध किससे है, सिटीजनशिप संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अनुच्छेद नंबर 5 से 11 है, ये भी आपको नोट करना है। और यह भाग संविधान में 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 से भारत के संविधान में 16 आर्टिकल जो है लागू हो गए थे, ठीक है। 16 आर्टिकल लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। उसमें से एक आर्टिकल कौन सा, सिटीजनशिप वाला जो है, एक आर्टिकल उसी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके नंबर 3 की बात करूं मैं आपसे, तो जो आपके भाग 3 है आपकी संबंधित किससे, मौलिक अधिकार संबंधित आपको नोट करना है। इसी भाग को बोलते हैं क्या, मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 जो है इसमें आपके इस भाग 3 का दोस्तों उल्लेख है, ठीक है। अब देखो मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 जो है इसके अंदर कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो है इसके अंदर जो आपके लिबर्टी जो हमारी इसका अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 23, 24 पूछूं आपसे, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कहां पर है, वो आर्टिकल 23, 24 में, ठीक है। 25, 26, 27, 28 पूछूं आपसे, जो आपकी रिलीजियस आपके लिबर्टी है इसकी बात कहाँ हुई है आपकी, इसकी बात जो है वो आपकी यहाँ पर हुई है, ठीक है। आर्टिकल 229, 30 जो आपके जो माइनॉरिटीज हैं आपके जो अल्पसंख्यक हैं इनके शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आपके, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके 29, 30 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल आपके 31 आपके संपत्ति का अधिकार था, जो आप जानते हो वर्तमान में हट चुका है। 44वां संविधान संशोधन था 1978 का, और इसको 301 के द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 32 की बात करूं मैं आपसे, ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार आपको ध्यान रखना है। और अगर सवाल पूछे आपसे कि अगर हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट वहां पर 5 रिट जारी करता है आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। मैच द फ्लोविंग कुछ भी आपसे जो है यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है भाग 3 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को आर्टिकल जो 32 है इसी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं इन्होंने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है, इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने, ये लिए हमने कहाँ से, आपके अमेरिका से लिए ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। देखो 4 आर्टिकल लिखे हुए हैं, चारों के चारों जो आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। तो भाग 4 जो है हमारा वो कौन सा आपके, तो भाग 4 हमारा डीपीएसपी है, ठीक। क्या है, भाग 4 हमारा डीपीएसपी है। और आप जानते हो आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड। कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है इसके अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसकी मैं बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 38 आपके बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 39 कैपिटल ए जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल 40 भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 44 जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 43 बी जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल नंबर आपके 47 महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 48 ए आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 50 आपके लिए महत्वपूर्ण, और आपके 51 जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखो डीपीएसपी में ये सारे आर्टिकल आपको एक ही बार में ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके आर्टिकल 38 पूछूं आपसे, लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना है ये आपको ध्यान रखना है कहां पर है, ये आर्टिकल 38 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 39 से पूछूं आपसे,
फ्री लीगल एड जो है, फ्री लीगल एड इसको बोलते हैं निशुल्क कानूनी सहायता। क्या बोलते हैं इसको? निशुल्क कानूनी सहायता जो है ये कहाँ पर है? ये आर्टिकल 39A के अंदर है। और 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, 1976 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 40 पूछूं आपसे, ग्राम पंचायत जो है इसका जो गठन है ये आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है। 44 पूछूं आपसे, समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर है? ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर, ठीक है। 43B पूछूं आपसे, याद कीजिए आपके आर्टिकल 243B पूछूं आपसे, याद कीजिए आर्टिकल जो 43B आपके इसमें क्या आपके जो सहकारी समिति है इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 97 संविधान संशोधन 2011 भी आपको नोट करना है, ठीक है। आर्टिकल 47 पूछूं आपसे, पोषण आपके जो है इसकी बात कहां पर है? आर्टिकल 47 में, ठीक है। 48A पूछूं आपसे, पर्यावरण की बात कहां पर की? आपके 48A के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 50 पूछूं आपसे, कार्यपालिका और जो आपके न्यायपालिका है इनके मध्य सेपरेशन ऑफ पावर की बात आपके आर्टिकल 50 में, ठीक है। आर्टिकल 51 पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय शांति जो है इसकी बात कहां पर है? आर्टिकल 51 के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 आर्टिकल आप जो है किसके अंदर? भाग 4 में। देखो भाग 3 है, भाग 4 है, ऐसे सारे भाग में आपको पढ़ाने वालों धीरे धीरे, ठीक है, इन 7 क्लास के अंदर ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया आर्टिकल नंबर 48, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन से होती है? पिछली क्लास में मैंने आपको 4 लिखाए थे, इस बार भी आपके 4 और लिखा रहा हूं, ठीक है। पिछले में 4 दोस्तों, इस बार 4 और आपके सामने। देखो 4 कौन कौन से हैं? एक तो है 56वां संविधान संशोधन, एक है हमारे सामने 61वां संविधान संशोधन, एक है 26वां संविधान संशोधन, एक है आपके 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखो 56वां जो संविधान संशोधन आपके ये गोवा के लिए, ठीक, किस वर्ष का है? 1987 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों गोवा जो है आपके, गोवा जो है आपके, ये गोवा पहले जो पुर्तगाली थे इनके अधीन था, ठीक है। और फिर हमने इसको 1961 में ऑपरेशन विजय जो है इसके द्वारा हमने इसको आज़ाद करवाया और एक यूटी बनवा दिया, ठीक है। और फिर इसको 1987 में हमने जो है राज्य का दर्जा दिलवा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा राज्य बन गया, नोट कीजिए ना। 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, ये 1989 का नोट कीजिएगा। और इसके द्वारा वोट डालने की जो उम्र है इसको 21 से 18 हमने किया, ध्यान रखना, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन 1971 का है, इंदिरा गांधी जी के टाइम का है। और इसी में जो राजाओं को जो प्रीवी पर्स पेंशन मिल रही थी आपके, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन आपके 1975 का है, इसके द्वारा सिक्किम जो है, इस सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 आपके सामने संविधान संशोधन थे। हमारा आंसर आपके क्या? आपके हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 26वां संविधान संशोधन। सिक्किम जो है इसके ऊपर इससे पहले किसका? आपके नामग्याल जो वंश है इसका शासन था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो नामग्याल वंश है इसका शासन यहाँ पर था, नोट कीजिए ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? ठीक है, वित्त आयोग की आपकी स्थापना, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करिए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करिए। ठीक है, 4 आपके आयोग लिखे हुए यहाँ पे। देखो जो वित्त आयोग है इसका जिक्र किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करेगा, और ये बात आर्टिकल नंबर 281 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे वित्त आयोग की बात करें आपसे, तो जो पहला वित्त आयोग है वो कहां पर है? वो आपके केसी नियोगी साहब जो है ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी हमारा जो 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह जो है, जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और जो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है इसके हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया जो है
तो वो इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, पहली बात तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, 338 बी के अंदर। ठीक है, और संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल 338 बी हो गया है और 102वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें आपसे, तो ये आर्टिकल नंबर 338 आपके इसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर आपके शेड्यूल ट्राइब जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 338 ए हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये 89वां संविधान संशोधन हो गया 2003, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर आपके 338 ए हो गया और 89वां संविधान संशोधन 2003 हो गया। ठीक है, देखो 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ना, 338 ए के अंदर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और 338 बी के अंदर क्या आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ये हमारा 89वां संविधान संशोधन है और ये हमारा 102वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगाइए आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो आपका ठीक आंसर। ठीक है, चलिए IUCN का दोस्तों अर्थ क्या है। ठीक है, IUCN के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनिवर्सल कम्युनिकेशन न्यूज जो है, ये 4 फुल फॉर्म है। ठीक है, IUCN है ना, इसकी बात करूं मैं आपसे तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो फुल फॉर्म आपके है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1948 में होती है। ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये आपके रेड डाटा लिस्ट जो है जारी करती है, जो भी संकटग्रस्त आपकी प्रजाति होती है पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उनके लिए जारी करती है, आपको ध्यान रखना IUCN। ठीक है, इसका मुख्यालय ग्लैंड के अंदर। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक संस्था और है आपके WWF नाम की। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, विश्व वन्य जीव कोष। क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव जो कोष है, अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी स्थापना 1961 में होती है और इसका मुख्यालय भी कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड जो है, यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का मुख्यालय ग्लैंड के अंदर है। सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि जो IUCN की फुल फॉर्म क्या है, सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया। ठीक है, 1900 के अंदर भाग लिया, 1896 में भाग लिया, 1904 में भाग लिया, या फिर 1916 में भाग लिया। ठीक है, तो ये ओलंपिक का एक बड़ा बढ़िया सवाल आपके सामने है। कुछ बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों ना। देखो पहली बात तो जो ओलंपिक है आपके, इस ओलंपिक की बात करूं मैं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है, 1896 में शुरुआत इसकी होती है। और कहाँ पहली बार ओलंपिक हुआ था, एथेंस के अंदर आपके ओलंपिक हुआ। ठीक है, इस समय भारत नहीं था, इस समय क्या था, ब्रिटिश भारत था। ठीक है, ब्रिटिश भारत ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया जो एथेंस के अंदर हुआ 1896 के अंदर, ग्रीस के अंदर हुआ। ठीक है, इसके 4 साल बाद ओलंपिक कहाँ हुआ, आपके 1900 के अंदर हुआ। ठीक है, ओलंपिक 4 साल बाद होते हैं आपके, और यह ओलंपिक पेरिस में हुआ दोस्तों ना। और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश भारत की ओर से, यहाँ ब्रिटिश भारत की ओर से पहली बार किसी ने भाग लिया। ठीक है, और किसने भाग लिया था, नॉर्मन प्रिचार्ड जो है, इसने भाग लिया। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत की ओर से जो नॉर्मन प्रिचार्ड है, इन्होंने भाग लिया। और नॉर्मन प्रिचार्ड जो आपके एथलीट थे, आपके धावक थे, और इन्होंने दोस्तों इन्होंने 200 मीटर जो रेस है आपके, इसके अंदर जो है 2 सिल्वर मेडल जीते। ठीक है, 200 मीटर रेस में 2 सिल्वर जीते, आपको ध्यान रखना है। 1900 के अंदर ब्रिटिश ओलंपिक आपसे ब्रिटिश भारत ने भाग लिया। तो भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया,
इसमें भाग लिया था 1900 ओलंपिक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, ये भी आप सवाल पूछ सकता है आपसे, तैयार रहना दोस्तों, है ना। और 2 सिल्वर मेडल जीते थे आपके 200 मीटर रेस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, आजादी के बाद ओलंपिक कहां पर हुआ आपके, तो 1948 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, और यहाँ पर जो हमारी हॉकी टीम थी आपकी, ये गोल्ड जीत के लाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 1952 का जो ओलंपिक था आपके, वो कहाँ हुआ था, ये हेलेंस्की के अंदर हुआ था आपके, और यहीं पर केडी जाधव जो है आपके, ये आज़ाद भारत में पहली बार आपके जो कुश्ती है, रेसलिंग जो है, इसमें ब्रॉन्ज जीतते हैं, और पहला जो व्यक्तिगत मेडल आपके वो लेकर आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। 1952 दोस्तों ओलंपिक आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद सन 2000 का जो ओलंपिक है आपकी, यह सिडनी के अंदर होता है, और यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपकी, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाती है, और किसी महिला के द्वारा, भारतीय महिला के द्वारा ओलंपिक में जीता गया पहला पदक आपके सामने यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद पूछे आपसे दोस्तों, इसके बाद जो आपके, इसके बाद लिखिए आपके अभी कहां पर ओलंपिक हुआ है, अभी आपके 2024 में कहां ओलंपिक हुआ था, पेरिस के अंदर ओलंपिक हुआ, ठीक है। नंबर कौन सा आपके, नंबर आपके 33वां नंबर हो गया, ठीक है। शुभंकर क्या है इसका, फ्रिज जो है ये इसका मैस्कोट या फिर शुभंकर हो गया, ठीक है। फ्रिज एक टोपी है आपकी फ्रांस की, कहाँ की, फ्रांस की टोपी है, और 3 रंग की ट्रॉफी दोस्तों होती है, क्या 3 रंग की ट्रॉफी आपके, जिसमें रेड है, जिसमें ब्लू और जिसमें व्हाइट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस ओलंपिक के अंदर बात करूं मैं आपसे, जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, इसमें पहली बात तो भारत के ध्वजवाहक कौन कौन थे आपके, तो भारत के ध्वजवाहक पूछूं आपसे, जो उद्घाटन समारोह थे इसमें कौन थे, तो इसमें पीवी सिंधु थी आपके, और एक लिखना आपके, एक शरद कमल थे, दोनों थे, ठीक है। इसके अलावा समापन जो कार्यक्रम था, यहाँ पर ध्वजवाहक कौन आपके लिखना, आपके समापन जो कार्यक्रम है आपके, इसमें ध्वजवाहक कौन थी, मनु भाकर, और साथ में आपके जो आपके PR श्रीजेश हैं, हॉकी के जो गोलकीपर आपके वो थे, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, इस ओलंपिक में भारत ने 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते, कुल मिलाकर के 6 पदक भारत जीत कर लाया, ठीक है। रैंक कौन सी आती है हमारी रैंक आती है 71 रैंक, कौन सी रैंक है हमारी, 71 दोस्तों रैंक आती है, ठीक है। पहला पदक पूछूं आपसे कौन, आपके मनु भाकर शूटिंग के अंदर पहला ब्रॉन्ज लेकर आई, ठीक है। इसके बाद सेकंड पदक आपके मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह जो है शूटिंग के अंदर क्या लेकर आए, ब्रॉन्ज लेकर आए, ठीक है। नंबर 3 पूछूं आपसे, स्वप्निल कुशाले शूटिंग के अंदर क्या लेकर आए, ब्रॉन्ज लेकर आए, ठीक है। और नंबर 4 लिखिए आपके, इंडिया हॉकी टीम जो है आपके, वो क्या लेकर आई, ब्रॉन्ज लेकर आई, और किसको हरा दिया, स्पेन को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 5 लिखिए, नीरज चोपड़ा जो है आपके, नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके सिल्वर लेकर आए, ठीक है। और नंबर 6 लिखिएगा आपके, नंबर 6 दोस्तों पूछूं आपसे कौन, आपके नंबर 6 याद कीजिए, कुश्ती खेल जो आपके, इस कुश्ती खेल के अंदर अमन सहरावत जो आपके, अमन सहरावत ने कुश्ती खेल के अंदर 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में सवाल बन सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, हमारा आंसर हो गया 1904 का, आपके हमारा आंसर हो गया 1900 का ओलंपिक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है बेटा, अगला जो ओलंपिक आपका 28 में होने वाला है, वो कहाँ पर होगा, आपके लॉस एंजल्स जो है यहाँ पर होगा, USA के अंदर, कहाँ होगा, लॉस एंजल्स USA के अंदर होगा। और जो आपके T20 क्रिकेट आपके, वो यहाँ पर शामिल हुआ है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कब किया गया, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। जिसने केवल 2021 भी याद कर लिया, वो भी आपके सवाल गलत करके आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन 21 के दे दिए ना, 2 ऑप्शन 21 के दे दिए आपके। देखो पहली बात तो इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था इसका, ठीक है। ये पहली बार आप जानते हो 1991-92 के अंदर जो है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, आप जानते हो, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी आप नोट करना, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है, और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज हो गया, और इसका नया नाम क्या हो गया,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका दोस्तों नया नाम हो गया, ठीक है। और इसकी जो इनामी राशि कितनी होगी आपके 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि हो गई। और ये आपके उस वर्ष में आपके शरत कमल जो है टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं इनको दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी एक कुछ दिनों पहले आपके 4 खिलाड़ी को मिला है, जिसमें एक का नाम मनु भाकर आप जानते हो, तो एक का नाम आपके डी गुकेश हो गया। शतरंज के खिलाड़ी हैं आपके दोस्तों, एक का नाम नोट कीजिए आपके जो है, एक का नाम आपके प्रवीण कुमार हो गया। पैरा एथलीट हाई जंप के खिलाड़ी हो गए। और एक का नाम लिखिए आपके हरमनप्रीत सिंह, आपके हॉकी के कप्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों को मिला है। तो 6 अगस्त 2021 को 25 लाख रुपए इनामी राशि है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 6 अगस्त 2021 हमारा ठीक आंसर, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैदान में कबड्डी टीम के दोस्तों प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों आइए लिख लीजिए मेरे साथ में। जो प्रमुख खिलाड़ी है उनकी बात करूं मैं आपसे, तो हॉकी में कितने हैं, क्रिकेट में कितने हैं और फुटबॉल में कितने हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हो दोस्तों ना। इसके अलावा कबड्डी जो खेल आपके यहाँ पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा खो खो खेल जो है यहाँ पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा जो वॉलीबॉल खेल है इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बास्केटबॉल जो खेल है आपके, बास्केटबॉल खेल जो है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पोलो जो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर पोलो जो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। पोलो, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, आपकी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, और रग्बी के अंदर जो है रग्बी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो सवाल पूछे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। खिलाड़ी कितने होंगे? 11-11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, ठीक है। कबड्डी में आपके हम 7-7 है, ठीक है। कबड्डी में हम 7-7 है तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, ठीक है। खो खो 9-9, खो खो 9-9 तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल पूछूं आपसे कितने खिलाड़ी होते हैं आपके, तो वॉलीबॉल की बात करूं आपसे कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी हैं। वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के अंदर, ठीक है। रग्बी में 15 खिलाड़ी हैं और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11-11, कबड्डी 7, खो खो 9-9, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, पोलो 4, वाटर पोलो 7, रग्बी 15, नेट बॉल 7, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर हुआ, ठीक है। जीतने वाला देश आपके भारत जो है, चाहे मेल और चाहे फीमेल दोनों में जीत गया, ठीक है। हारने वाला देश कौन सा? नेपाल जो है ये हारने वाला देश, ठीक है। इसका शुभंकर पूछूं आपसे कौन सा आपके, तो लिखिएगा तारा और तेजस जो है ये इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, कितने? 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में, है ना। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है कौन सा है? फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो 4 आपके एक साल में 4 क्या होते हैं? आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर हमारा फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद में जो विंबलडन है दोस्तों आपके ये होता है, आपके जो विंबलडन है आपके ये होता है, इसके बाद में यूएस ओपन होता है, ठीक है। ये 4 होते हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट के ऊपर, ठीक है। टेनिस जिसके ऊपर खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपके ये क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, किसके ऊपर? क्ले कोर्ट के ऊपर, ठीक है। विंबलडन जो होता है बेटा वो किसके होता है आपके? विंबलडन जो है आपके ग्रास कोर्ट के ऊपर, किसके होता है? ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। और यूएस ओपन जो है किसके ऊपर होता है? हार्ड कोर्ट के ऊपर, किसके ऊपर? हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। तो ये 4 ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट, यूएस ओपन आपके हार्ड कोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सबसे पुराना दोस्तों कौन सा आपके, तो 1877 में स्टार्ट हुआ आपके पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? वो है विंबलडन, ठीक है। 1877 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके 4 साल बाद जो है 1881 के अंदर आपके कौन स्टार्ट हुआ? यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके 10 साल बाद जो है फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ 1891 में, ठीक है। और इसके आपके 14 ईयर्स बाद में 1905 के अंदर आपके जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो विंबलडन
1877 में स्टार्ट हुआ, 4 साल बाद ये स्टार्ट हो गया है, 10 साल बाद ये स्टार्ट हो गया है, और 14 ईयर्स बाद में 1905 में ये आपको स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा सबसे पुराना कौन सा, विमल्डन जो है सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के दोस्तों कारण आपके होता है, ठीक है। जो रोग है आपके, उनका कौन सा समूह आपके जो जीवाणु है इसके कारण होता है, ठीक है। मलेरिया, सामान्य सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हैजा, डेंगू, मलेरिया, हैजा, आंत्र ज्वर, हैजा, तपेदिक, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल पूछे आपसे, जीवाणु जो है इससे होने वाले जो रोग हैं इसकी बात करूं मैं आपसे, तो लिखिएगा पंडित का टिक लिखना, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, क्या है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पै4 क्या हो गया, पै4 हो गया आपके प्लेग, ठीक है, पै4 प्लेग हो गया। D4 आपके कौन, D4 आपके डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। तै4 पूछूं आपसे, तै4 आपका तपेदिक टीबी हो गया, ठीक है। का4 आपके जो है काली खांसी हो गई, ठीक है। T4 हो गया आपके टिटेनस हो गया, और साथ में ही टाइफाइड हो गया, कौन हो गया आपके, टाइफाइड हो गया, ठीक है। और K4 आपके कुष्ठ रोग हो गया, कौन हो गया, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग है ना। न्यू4 आपके निमोनिया हो गया, ठीक, क्या हो गया, निमोनिया, ठीक है। है4 हो गया हैजा, क्या हो गया, हैजा है ना। सै4 हो गया सिफिलिस, क्या हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। और आपके G4 क्या हो गया, गोनेरिया, क्या हो गया, गोनेरिया हो गया। तो ये सारे के सारे जो रोग है आपके किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। पेपर में निश्चित सवाल पूछता है ये रोग किससे होगा, जीवाणु से होगा, विषाणु से होगा, बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया, सारे के सारे किससे होते हैं, सारे के सारे जो है आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भाई काली मौत किसे कहते हैं, ठीक, सवाल पूछे कि जो काली मौत है ये किसे कहते हैं, आपकी जो प्लेग है इसे बोलते हैं काली मौत, क्या बोलते हैं, काली मौत, ठीक है। और जो डिप्थीरिया होती है पूछूं आपसे, संबंधित किससे, आपके जो रेस्पिरेशन हमारा है उससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तपेदिक जो टीबी होती है इसका जो टीका है उसका नाम क्या है, बैसिलस कोलमेट गुरिन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बैसिलस कोलमेट गुरिन जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा टिटनेस जो रोग होता है आपके नोट करना, इसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग, ठीक है, धनुष टंकार रोग। और इसी में जबड़ा जो है आपका लॉक हो जाता है, ठीक है, जबड़ा बंद आपके हो जाता है ना। टाइफाइड जो रोग है आपकी इसी को बोलते हैं आंत्र ज्वर कहते हैं, या फिर इसी को मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है, विडोल टेस्ट इसका होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो कुष्ठ रोग होता है इसी को क्या बोलते हैं आपके, इसी को हैंसन रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग को, ठीक है। हैजा जो होता है आपके, इसका जो जीवाणु का नाम क्या आपके, विब्रियो कैलोरी जो है इसका जीवाणु का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपके डिहाइड्रेशन होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जो है वो इसमें पिलाते हैं, ठीक है। निमोनिया जो आपके बच्चों में होता है, जो फेफड़े संबंधी बीमारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिफिलिस और जो गोनेरिया रोग है आपके, ये जो है जनन तंत्र जो होते हैं हमारे उससे संबंधित रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी सवाल आपसे पूछ ले अब जीवाणु रोग के बारे में आप यहाँ पे कर जाओगे, ठीक है। देखो आंत्र ज्वर का मतलब क्या हो गया आपके, ये आपके टाइफाइड हो गया, ठीक है। टाइफाइड, आंत्र ज्वर, मियादी बुखार एक ही बात है, ठीक है। अगला हैजा पूछूं आपसे, यहाँ पर हैजा हो गया, ठीक है। अगला तपेदिक पूछूं आपसे, ये आपके टीबी हो गया, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो है आपके, तीनों की तीनों जो है वो कहाँ पर आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है जीवाणु से होने वाले रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, ये आपको थोड़ा बहुत जो है एग्जाम के हिसाब से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से जीरोफ्थैल्मिया दोस्तों नामक रोग होता है, ठीक है। देखो ये जो रोग है आपके, जीरो का मतलब क्या होता है, सूखना, क्या होता है, सूखना होता है, ठीक है। और जो ऑप्थेल्मिया वर्ड है इसका मतलब होता है आंख, क्या होता है, आंख। तो आंख का सूखना जो है संबंधित किससे हो गया आपके, ये आपके विटामिन ए किससे हो गया, जो विटामिन ए है इससे हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विटामिन दोस्तों ए है आपके, इसे बोलते हैं रेटिनोल, क्या बोलते हैं, रेटिनोल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील, आपके विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई के जो है आपके, ये वसा जो लिपिड है इसमें घुलनशील होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, इसकी कमी से एक रोग कौन सा है,
रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में नहीं दिखना, ठीक है। और इसी की कमी से आपके जीरोफ्थेल्मिया रोग होता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। विटामिन ए को ही हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि गाजर में होता है, किसमें, गाजर में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे तो नोट कीजिए ना। तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर के अंदर। कहाँ होता है, जो लीवर है यहाँ पर इसका संश्लेषण होता है, ठीक है। तो विटामिन ए के बाद पूछूं आपसे, विटामिन के लिखा हुआ है, ठीक है। जो विटामिन के आपके, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है, लिखना। तो ब्लड क्लॉटिंग करने में विटामिन के जो है काम आता है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए, विटामिन सी की बात करूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और पूछूं आपसे, जो खट्टे जो फल होते हैं आपके, इनमें कौन सा विटामिन आपके, विटामिन सी होता है, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा होता है, जो आंवला होता है आपके, वो सबसे बढ़िया सोर्स होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता आपके, तो दूध में आपके विटामिन सी नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी हमने कल पढ़ा था, आपकी याद कीजिएगा, मैंने कहा था सनसाइन विटामिन कहते हैं, हार्मोन की तरह काम करता है ये। कैल्सीफेरोल इसका नाम मैंने कहा था। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, और आपके ऑस्टियोमलेशिया रोग जो बड़ों में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर हो गया आपके कौन सा, विटामिन ए हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है, इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। 2 अप्रैल 1990, 1 जनवरी 1958 हो गया, 12 जुलाई 1982 हो गया, 15 अगस्त 1969 हो गया, ठीक है। देखो, सिडबी की जो स्थापना है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके लखनऊ जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 1 जनवरी 1958 की बात करूं मैं आपसे, नोट करना आपके, तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, डीआरडीओ की स्थापना जो है वो इस तारीख को होती है, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना इस तारीख को होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, डीआरडीओ जो है इसके पहले हेड कौन थे, आपके दौलत कोठारी जो है इसके पहले हेड थे, ठीक है। वर्तमान हेड कौन है, शमीर कामत जो है इसके वर्तमान हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डीआरडीओ का ना। और दिल्ली में इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। 12 जुलाई 1982 पूछूं आपसे, जो नाबार्ड की स्थापना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपके बैंक है नाबार्ड, उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, जो नाबार्ड है आपके, इसकी स्थापना शिव रमन समिति जो है, इसकी सिफारिश पर होती है, आपको नोट करना है। और दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। 15 अगस्त 1969 पूछूं आपसे, इसरो की जो स्थापना है वो आपके इस तारीख को होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय बंगलुरु के अंदर हो गया, ठीक है। विक्रम साराभाई जो है इसके पहले हेड हो गए, ठीक है। और वी नारायणन जो है इसके वर्तमान में 11वें नंबर के जो हेड आपके, वो कौन है, वी नारायणन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपके 1 करेक्ट आंसर है। 2 अप्रैल 1990 आपके सिडबी की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। हार्ट लैम्प के लिए किया गया, टॉम ऑफ सैंड के लिए किया गया, एग्जाम वॉरियर के लिए किया गया, आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए किया गया, ठीक है। देखिएगा, अरुंधति दोस्तों राय की बात करूं मैं आपसे, जो हार्ट लैम्प पुस्तक है किसकी है, ये बानू मुश्ताक, किसकी है, बानू मुश्ताक की है। कुछ दिनों पहले चर्चा में नाम सुना होगा आपने बानू मुश्ताक जी का, और अभी कुछ दिनों पहले इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है, बानू मुश्ताक का नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। और कन्नड़ की लेखिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके, इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाँ, टॉम ऑफ सैंड पूछूं आपसे, इसे हिंदी में कहते हैं रेत की समाधि, क्या बोलते हैं, रेत की समाधि कहते हैं। और यह जो पुस्तक है आपके, इसके राइटर का दोस्तों नाम पूछूं क्या आपके, इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या है, अरे टॉम ऑफ सैंड, ये आपको ध्यान रखना है। टॉम ऑफ सैंड जो है, इसका सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो टॉम ऑफ सैंड है, इस पुस्तक के राइटर का नाम क्या है। क्योंकि अगर सवाल पूछे कि भारत में
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार वो किसको प्राप्त हुआ है, इसी पुस्तक को मिला है, ठीक है। गीतांजलि श्री, किसकी, आपके गीतांजलि श्री। और इसी पुस्तक को इंग्लिश में करने वाले कौन थे, डेजी रॉकवेल। कौन थे, डेजी रॉकवेल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले थे। और बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन आपके, वो यही है, गीतांजलि श्री का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम वॉरियर पूछूं आपसे किसकी, आपके तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एग्जाम वॉरियर जो है इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछूं आपसे, यह अरुंधति रॉय की पहली इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय जो महिला है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला यही है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे 2024 में जो बुकर पुरस्कार था ये किसको प्राप्त हुआ आपके, तो लिखिएगा सामंता हार्वे। किसको मिला था, अभी 25 वाला तो नहीं मिला है पर 24 वाला सामंता हार्वे को मिला था। और किस उपन्यास के लिए, द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। किसके लिए, द ऑर्बिटल जो उपन्यास है इसके लिए प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इनकी और पुस्तक भी आप ध्यान रखना, आपके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट जो हैप्पीनेस है यह पुस्तक किसकी, आपके अरुंधति रॉय की पुस्तक, ठीक है। आजादी पूछूं आपसे किसकी पुस्तक है, ये भी इन्हीं की पुस्तक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपको ध्यान रखना है, ये ठीक आंसर हो गया ना। निम्न में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है ना, पानीपत का पहला युद्ध आपके 26 के अंदर, खानवा का युद्ध आपके 27 के अंदर, पानीपत का तीसरा युद्ध आपके 1761 के अंदर, और बक्सर का युद्ध पूछूं आपसे 1765 के अंदर। देखो पानीपत के 3 200 युद्ध हुए हैं, ठीक है, पहला, सेकंड और थर्ड हो गया, ठीक है। जो पहला युद्ध आपके वो हुआ है 26 के अंदर, सेकंड आपके 56 के अंदर, थर्ड आपके 1761 के अंदर, ठीक है। जो पहला जो वॉर हुआ था आपसे, पहला जो वॉर हुआ था आपके वो बाबर और किसके बीच में, जो बाबर था आपके इसके बीच में था। और बाबर के सामने इब्राहिम लोदी, कौन था, बाबर के सामने इब्राहिम लोदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड जो वॉर था आपके वो अकबर वर्सेज हेमू, किसके बीच में, अकबर वर्सेज जो हेमू है इसके बीच में सेकंड आपके पानीपत का वॉर हुआ, ठीक है। और जो थर्ड आपके वॉर हुआ आपके वो किसके बीच में, आपके मराठा वर्सेज आपके अहमद शाह अब्दाली, कौन था, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली जो है इसके बीच हुआ थर्ड आपके वॉर पानीपत का, ठीक है। ये तो पानीपत के 203 वॉर हो गए, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध ठीक आंसर है, थर्ड आपके ठीक आंसर, ठीक है। खानवा का जो युद्ध हुआ था आपके वो भरतपुर के पास में हुआ था राजस्थान के अंदर। और राणा सांगा वर्सेज आपके, राणा सांगा वर्सेज जो आपके बाबर जो है इसके बीच में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खानवा का युद्ध है ना, ये भी ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। बक्सर का युद्ध पूछूं आपसे, ये 1764 में हुआ बेटा ना, जो बक्सर का जो वॉर है आपके वो 1764 में हुआ दोस्तों ना। और किसके बीच में हुआ आपके, ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज आपके बंगाल, अवध और मुगल सम्राट, ठीक है। यह तीनों एक और थे आपके, बंगाल, अवध और मुगल सम्राट एक और थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक और थी। इसकी तरफ से हेक्टर मुनरो, कौन था, इसकी तरफ से हेक्टर मुनरो था। और यहाँ मुगल सम्राट कौन था आपके, शाह आलम सेकंड, कौन था, शाह आलम सेकंड जो है ये मुगल सम्राट था, आपको ध्यान रखना है। और सो इस युद्ध में आपके यह विजेता बनते हैं। और फिर जीतने के बाद में अगले साल 1765 में एक संधि होती है, उसका नाम था इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो 1765 में संधि कौन सी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बक्सर का वॉर है आपके वो गलत हो गया है, 1764 में वॉर होता है और 1765 के अंदर जो है इलाहाबाद की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। भारत में दोस्तों पहली पूर्ण जनगणना जो है आपके वो किस वर्ष में आपके हुई थी, ठीक है। तो भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना आपके, देखो सेंसस की अगर बात की जाए आपसे, सेंसस की बात करूं मैं आपसे, तो देखो पहली बार कब हुआ आपके, पहली बार जो है 1872 में होता है, किसके काल में, जो मेयो के कार्यकाल में होता है, ठीक है। और पहली बार वैज्ञानिक पूछूं आपसे या फिर दशकीय पूछूं आपसे, यह कब होती है आपके, तो यह 1881 में स्टार्ट होती है। और इस समय रिपन जो है इसका कार्यकाल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपन का कार्यकाल था, नोट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों सवाल पूछा आपसे 2011 में जो आपके सेंसस हुआ है इसकी थीम क्या है, तो आवर सेंसस
आवर फ्यूचर जो है वो इसकी थीम है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये इसकी थीम नोट कीजिएगा। अगला सवाल पूछूं आपसे, चंद्रमौली साहब जो हैं ये क्या थे, इसके कमिश्नर थे, आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 11/12 के अंदर, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे पहली पूर्ण जनगणना कब होती है, आपके 1881, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इस वर्ष में होती है, ठीक है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे, जातिगत जनगणना जो है आपके, जातिगत जनगणना ये अंतिम बार कब हुई, ठीक है। तो ये अंतिम बार आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे तो 1931 में ये अंतिम बार हुई है, ठीक है। जातिगत जनगणना जो है आपके भारत में वो लास्ट बार कब होती है, तो भारत में लास्ट बार जो है 1931 में होती है, या फिर अब जो है इस बार जो है ये होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और आत्माराम पांडुरंग। देखो आत्माराम पांडुरंग जो है आपके, इन्होंने 1867 के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना करी, ठीक है। कहाँ पर की आपके, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर की, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले पूछूं आपसे, इन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ना, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1905 में करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती पूछूं आपसे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी कब, आपके 1875 में, कब की है, 1875 में स्थापना करी, और इनकी बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी बुक का नाम है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, आपके इन्होंने कहा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विवेकानंद जी की बात करूं आपसे तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना करी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर आपके विवेकानंद जी ने की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आत्माराम पांडुरंग। आपको इन चारों का वर्ष भी ध्यान रखना है, ठीक है, इन चारों का वर्ष भी ध्यान रखना, इन चारों की स्थापना करने वाले का नाम भी ध्यान रखना, और ऑप्शन नंबर डी आत्माराम जो पांडुरंग है ये हमारा प्रार्थना समाज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले रक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर, बलदेव सिंह, जॉन मैथाई और के षणमुखम शेट्टी। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो राजकुमारी जो अमृत कौर आपके, ये दोस्तों आजाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर सवाल पूछे कि भाई कौन सी मंत्री बनती है आपकी, ये हेल्थ मिनिस्टर बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बलदेव सिंह जो हमारा आंसर हो गया, आपके भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन मैथाई पूछूं आपसे तो भारत के पहले रेलवे के मंत्री कौन थे आपके, वह जॉन मैथाई थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के षणमुखम शेट्टी पूछूं आपसे तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे आपके, के षणमुखम शेट्टी, ठीक है। पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे आपके, वो भी के षणमुखम शेट्टी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सवाल दूसरा पूछूं आपसे, विधि या कानून मंत्री कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी आपके, ये कौन थे, विधि या फिर कानून मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बलदेव सिंह जो है वो हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था, दीनबंधु मित्र थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जुगल किशोर शर्मा थे, आप शुक्ला थे, ईश्वरचंद्र विसागर। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि भाई भारत में जो पहला समाचार पत्र था आपके, इसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था इसका, नाम था बंगाल गजट इसका नाम था। और इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे आपके, प्रकाशन करने वाले कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है आपके प्रकाशन करने वाले। कब हुआ था, 1780 के अंदर हुआ, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, हिंदी में पहला समाचार पत्र कौन सा आपके, तो वो था आपके उद्दंड मार्तंड। कौन था आपके, उद्दंड मार्तंड जो है ये हिंदी में पहला समाचार पत्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, इसको आपके लाने वाले कौन थे, जुगल किशोर शुक्ला जो है, इसके जो है आपके जुगल किशोर शुक्ला जी जो है आपके, ये इसके क्या थे आपके प्रकाशन करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन कब पेश हुआ आपके, 1826 जो आपके ये पेश हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके ईश्वर चंद जो विद्यासागर हैं, सोम प्रकाश पूछूं आपसे, सोम प्रकाश जो है ये आपके कौन आपके लाने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे यहीं पर कि जो विधवा विवाह है इस पर बल देने वाला कौन, आपके विधवा विवाह पुनर्विवाह आपके जो अधिनियम है आपके एक्ट जो है ये लाने वाला कौन था आपके, यह लाने वाले भी आपके
यही थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विधवा विवाह जो पुनर्विवाह अधिनियम आपके यह लाने वाले भी आपके यही थे, है ना। तो आगे ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दीन बंधु मित्र पूछूं आपसे, इनकी पत्रिका का नाम क्या, बताओ इनकी जो पत्रिका है इसका नाम क्या। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो दीन बंधु मित्र है इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। जो इनकी जो पत्रिका है दीन बंधु मित्र आपके, इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है आपको बताना है यहाँ पर। नील दर्पण, वेरी गुड, ठीक है, लिखना नील दर्पण जो है ये इनकी पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मलेशिया की दोस्तों मुद्रा क्या है, ठीक है। रिंगिट है, डोंग है, युवान है या फिर वॉन, ठीक है। देखो रिंगिट करेंसी किसकी आपकी, जो मलेशिया इसकी करेंसी रिंगिट है, और कुआलालंपुर जो है आपकी ये इसकी राजधानी, ठीक है। और यहीं पर किसका आपके, यहीं पर जो बैडमिंटन है इसका मुख्यालय भी आपके यहीं पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डोंग किसकी करेंसी आपके, वियतनाम की करेंसी डोंग है, और वियतनाम में हनोई जो आपकी ये इसकी राजधानी है, ठीक है। युवान पूछूं आपसे, युवान या फिर रेमनबी किसकी करेंसी आपके, चीन की करेंसी आपके युवान या फिर रेमनबी है, और बीजिंग इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉन पूछूं आपसे, साउथ कोरिया जो है इसकी करेंसी वॉन है, और सियोल जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार आपके राजधानी, चार मुद्रा, ये चारों की चारों मुद्राएं महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा क्यात पूछूं आपसे, किसकी मुद्रा है आपके, बाहट किसकी मुद्रा छापना आपके, बाहट दोस्तों किसकी मुद्रा आपके, गुल्ट्रम किसकी मुद्रा है आपके, गुल्ट्रम किसकी मुद्रा है, न्यू शेकेल जो है यह किसकी मुद्रा है, रैंड किसकी मुद्रा छापना आपके, रैंड किसकी मुद्रा है, या फिर जो रिवनबिया है ये किसकी मुद्रा है। ये 4-5 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो जो क्यात है किसकी मुद्रा आपके, क्यात जो है यह म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। अब बाहट पूछूं आपसे, यह थाईलैंड की मुद्रा बाहट हो गई है ना। गुल्ट्रम पूछूं आपसे, भूटान की मुद्रा आपकी गुल्ट्रम हो गई, ठीक है। न्यू शेकेल पूछूं आपसे, इजराइल की करेंसी आपकी न्यू शेकेल हो गई, ठीक है। रैंड पूछूं आपसे, साउथ अफ्रीका जो है इसकी करेंसी रैंड हो गई, ठीक है। रिवनबिया पूछे आपसे, किसकी करेंसी आपकी, रिवनबिया जो है यूक्रेन जो है इसकी करेंसी आपकी रिवनबिया हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ करेंसी मैंने आपको यहाँ पर नोट कराई है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रेरी जो घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, पंपाज आपके दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ठीक है। स्टेपी दोस्तों यूरोप आपके, ठीक बात है, स्पेशली यूक्रेन के अंदर है, और इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो है इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेल्स पूछूं आपसे, कहाँ से, वेल्स कहाँ पर आपके, साउथ अफ्रीका जो वेल्स हो गया, और आपके जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कौन से आपके, यहाँ पर मिलते हैं आपके डाउन्स, कौन डाउन्स मिलते हैं। वहीं आपके पुस्ताज पूछूं कहाँ मिलते हैं आपके, तो पुस्ताज जो आपके हंगरी के अंदर मिलते हैं। लानोज पूछूं आपसे कहाँ मिलते हैं, लानोज जो आपके ये आपके जो वेनेजुला यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वेनेजुला में लानोज मिलते हैं। पुस्ताज कहाँ पर आपके, हंगरी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स हो गया, वेल्स आपके साउथ अफ्रीका के अंदर हो गया, स्टेपीज यूक्रेन आपकी यूरोप हो गया, पंपाज साउथ अमेरिका अर्जेंटीना हो गया, और प्रेरीज आपके उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 संधि दोस्तों यहाँ पर दी गई हैं, और चारों संधि कहाँ कहाँ पर है ये आपके सामने ऑप्शन है, और फिर आपके सामने यहाँ पर जो है ABCD जो है वो 4 दोस्तों ऑप्शन है। अरे मैं अभी उतार दूंगा रसगुल्ला दोस्तों कुर्ता, है ना। जब से भाई साहब मेरे को पढ़ाते हुए दोस्तों आपके लगभग 70 मिनट हो गए हैं, ठीक है, पर कई दोस्तों अभी तक कुर्ते पे अटके हुए हैं, ठीक है। अभी उतार दूंगा कुर्ता भाई साहब, और फिर दोस्तों बिना कुर्ता पढ़ाऊंगा आपके सामने खड़े होकर, ठीक है। हाँ, पूरी रात पढ़ाऊंगा, फिर ध्यान रखना, बिना कुर्ता पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चुपचाप पढ़ लो वरना। चलिए, जिब्राल्टर दोस्तों मलक का, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना भाई साहब, कुर्ता फाड़ डांस करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। चलिए, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो दोस्तों, जिब्राल्टर जलसंधि की बात करूं मैं आपसे, जब हम जो मेडिटेरियन सी जो हमारा होता है, जो भूमध्य सागर हमारा होता है, उसमें प्रवेश करने की संधि कौन सी होती है, यही होती है, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपकी यहाँ पर एक बार आप मेरे साथ देख लीजिए, यह संधि दोस्तों कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, एक बार आप मैप में देख लीजिए, फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों ना। एक बार आप मैप में यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे साथ में कि यह संधि दोस्तों कहाँ कहाँ मिलने वाली है, एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। यह भारत हो गया दोस्तों,
यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाइए, आपके यहाँ पर इंडोनेशिया आपके कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ये है, नोट करना। ये आपके जो भूमध्य सागर आपके वो हो गया यहाँ पर, ये आपके लाल सागर हो गया यहाँ पर, ये अदन की खाड़ी यहाँ पर है, ये फारस की खाड़ी यहाँ पर है, ये अपना भारत हो गया, ये आपके इंडोनेशिया जो है आपके उसका सुमात्रा आपके हो गया, यहाँ पर मलेशिया कौन है, यहाँ पर मलेशिया हो गया, यहाँ जावा हो गया, ठीक है। देखिए जब हम दोस्तों एंट्री करते हैं आपके कहाँ से, आपके यहीं से एंट्री करते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं आपकी, इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, ठीक है इसको, है ना। और इस आपके जल संधि के इधर कौन सा महासागर, इधर आपके अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और इधर आपके जो भूमध्य सागर है वो हो गया, ठीक है। इसके दोस्तों नेक्स्ट बात आपके पूछूं आपसे, इसके नेक्स्ट बात यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर आपके कौन सा स्वेज नहर, कौन सा स्वेज नहर, ठीक है। जो भूमध्य सागर है इसको लाल सागर से जोड़ने वाला आपके स्वेज नहर हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों पूछूं कौन आपके, तो यहाँ पर हो गया आपके कौन, आपके बाब उल मंदेब संधि, कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि। इसे हम बोलते हैं आंसुओं का द्वार, क्या बोलते हैं इसको हम, आंसुओं का द्वार कहते हैं। और सवाल पूछे आपसे कि लाल सागर और अदन की जो खाड़ी है इसको जोड़ने वाली संधि कौन सी आपकी, वो है बाब उल मंदेब संधि, ठीक है। यहाँ फारस की खाड़ी हो गई, और दोस्तों इस फारस की खाड़ी में आपके यहाँ पर संधि कौन सी, आपके हारमुज जल संधि, ठीक है। तो जो हारमुज जल संधि आपके वो फारस की खाड़ी और जो ओमान सागर है इसको जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके अंडमान सागर हो गया, और यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे जावा सागर हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर संधि कौन सी है, मलक्का संधि, कौन सी, मलक्का संधि है। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में अंडमान सागर को जावा सागर जोड़ने वाली संधि कौन सी है, ये मलक्का जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये 5 संधि एग्जाम में बार बार सवाल बना देती है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिब्राल्टर पूछूं आपसे कहाँ पर आपके, तो जिब्राल्टर कहाँ पर आपके, तो जिब्राल्टर जो है आपके वो पूछूं आपसे कहाँ पर है, अफ्रीका और जो यूरोप है आपके इसके मध्य संधि कौन सी है, ये जिब्राल्टर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो यहाँ देखो आपके ये नीचे अफ्रीका और ऊपर आपके यूरोप, ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप जो है इसके बीच संधि कौन सी, जिब्राल्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मलक्का पूछूं आपसे कहाँ पर है, इंडोनेशिया और जो मलेशिया है इसके मध्य आपके मलक्का हो गए, ठीक है। और बैरिंग दोस्तों पूछूं आपसे, अभी अलग से पढ़ लेंगे। हारमुज दोस्तों पूछूं आपसे कहाँ पर है, फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है इसको अलग करने वाले आपके कौन से हो गए, आपके ये हारमुज हो गए, ठीक है। तो 1 का 3 हो गया, 1 का 3 है तो आपके ए का 3 हो गया, बी का क्या होगा, बी का आपके जो है, बी का जो है वो आपके 1 हो गया, सी आपके डी का क्या हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है। तो 3 1 कहाँ पर है, 3 1 4 2, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। एशिया और जो उत्तरी अमेरिका है उसको अलग करने वाली संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि क्या होती है, ठीक है। 1 जनवरी 12 से 17 के बीच में, 1 अप्रैल 11 से 16 के बीच में, 1 जनवरी 11 से 16 के बीच में, 1 अप्रैल 12-17 के बीच में। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था आपके वो कब था आपके, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, 1951 से 56 आपके पहला हो गया, ठीक है। 56 से 61 आपके दूसरा हो गया, ठीक है। 61 से 66 आपके तीसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3 साल क्या हो गया, 3 साल गैप आ गया, ठीक है। फिर आपके 69 से 74 चौथा हो गया, ठीक है। 74 to 78 पांचवा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 78 to 79 और 80 आपके रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। 1980 से 85 आपके छठा हो गया, ठीक है। इसके अलावा 85 से 90 आपके 7वां हो गया, ठीक है। फिर 90 से 91 और 92 आपके गैप आ गया, ठीक है। फिर 92 97 आपके 8वीं हो गई, ठीक है। 97 से 2002 आपके 9वीं हो गई, ठीक है। 2002 से 7 जो आपके 10वीं हो गई, और 7 से 12 आपके 11वीं हो गई, और 2012 से आपके जो है आपके 17 आपके क्या हो गई, 12वीं हो गई, जो कि आपके 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को आपके एंड होती है, ठीक है। ये 12 हमारी आपकी योजना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने सवाल आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। पहली बात तो कौन सी योजना का टाइम क्या, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्लान हॉलीडे कब आ गया, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे जो है आपके, एक तो
तीसरी के दोस्तों बाद आया, किसके बाद आया, थर्ड के बाद आया, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया आपके, तो रोलिंग प्लान जो है पांचवी और छठी के बीच में आपके रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। प्लान हॉलीडे दोबारा कब आ गया आपके, दोबारा जो आपके वो आपके जो दोबारा आपके जो प्लान हॉलीडे है वो आपके वापस 1990 में आ गया, सातवीं के बाद आ गया, ठीक है। तो ये आपको 3 गैप भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया है, प्लान हॉलीडे कब कब आया है, सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। कौन सी योजना 5 साल नहीं चली, केवल 4 साल चली आपके, तो पांचवी योजना जो है आपके 4 साल चली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे हमसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके लिए, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आता है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने कहा आपसे, देखो रोलिंग प्लान आपके यहाँ पर आ गया, तो रोलिंग प्लान आपके जो है पांचवी और आपके सातवीं, पांचवी और छठी जो है इसके बीच में रोलिंग प्लान आया, ठीक है। तो पांचवी और छठी के बीच में रोलिंग प्लान आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। पांचवी छठी के बीच में रोलिंग प्लान है ना। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, देखो एटना पूछूं आपसे कहां पर है, इटली के अंदर दोस्तों ना। कोटोपैक्सी पूछूं कहां पर आपके, इक्वाडोर के अंदर, कहां है, इक्वाडोर में, ठीक है। स्ट्राम्बोली पूछूं आपसे, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है आपके स्ट्राम्बोली, ठीक है। विसुवियस पूछूं कहां पर आपके, इटली के अंदर विसुवियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अच्छा इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बेरिंग ज्वालामुखी आपके अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, स्ट्राम्बोली आपका ठीक आंसर, ठीक है। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं का दोस्तों नाश करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। देखो हमारी जो बॉडी का जो आपके पेट है आपके उस स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड मिलेगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, HCl मिलता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है, ठीक है। और इस प्रोटीन के पाचन के लिए हमारी बॉडी में आपके एक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम, कौन सा होता है, पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो पेट के अंदर ही आपके एक एंजाइम रेनिन होता है जो कि बच्चों में दूध का पाचन करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके ब्यूटारिक अम्ल पूछूं आपसे, जो मक्खन होता है आपके बटर जो होता है उसमें क्या होता है, ब्यूटारिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछूं आपसे, टमाटर जो है आपके इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किससे होता है, लाइकोपिन से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल पूछूं आपसे, H2SO4 लिखना आपके, सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल जो है आपके इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब, क्या बोलते हैं इसको, गंधक का तेजाब कहते हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछे एसिड रेन क्या होती है, लिखना आपके एसिड रेन जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल आपके और साथ में नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसकी जो बारिश होती है 5.5 के आसपास pH इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। गाड़ियों के जो पार्श्व दर्पण है आपके, सो गाड़ियों में जो आपकी जो बैक साइड में जो आपके जो गाड़ियों में जो आपके साइड में जो आपके मिरर होते हैं, साइड जो मिरर होते हैं वह आपके उसमें कौन सा मिरर आपके यूज होगा, ठीक है। देखो 3 मिरर होते हैं आपके, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो समतल दर्पण आपके ये तो आपके प्लेन मिरर हो गया, अवतल पूछूं आपसे यह कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और उत्तल होता है आपके कॉन्वेक्स, ठीक है। समतल जो होता है जिसमें दोस्तों आप अपना थोपड़ा देखते हो वो समतल दर्पण होता है, ठीक है, जिसमें इस समय मैं अपने आप को देख रहा हूँ ना, जिस कैमरे में दोस्तों आप मुझे देख रहे हो उसी कैमरे में मैं आपको अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये समतल दर्पण है, ठीक है। जितना दूर मैं कैमरे से हूँ आपके उतना ही दूर कैमरे से क्या हो रहा है आपके, उतना ही दूर कैमरे से आपके प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी होगा और आपके सीधा होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें आपके एक तो वस्तु के बराबर होगा, पहली बात तो, ठीक है। अगला पॉइंट आपके ये आपके वस्तु के बराबर होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा और आपके सीधा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। जो अवतल दर्पण दोस्तों आपके जो होता है, जो कॉनकेव जो मिरर होता है आपके, अवतल दर्पण जो होता है ये छोटी चीज को बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है ये छोटी चीज को बड़ी कर देता है दोस्तों ना, छोटी चीज को बड़ी करता है, नोट करना आपके। जैसे कि दोस्तों आपके जो डेंटिस्ट जो होते हैं आपके, तो डेंटिस्ट जो होते हैं, कभी दोस्तों अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना दोस्तों, उसके पास एक पेन होता है, इस दोस्तों पेन में आपके ऊपर की ओर एक आपके मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो दोस्तों उस पेन को आपके मुंह में डालता है, ठीक है,
और जहां भी समस्या दांत में होती है आपके, वो उसको बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक जो होते हैं आपके, वो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। जो दंत चिकित्सक जो होते हैं आपके, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो आपके अवतल दर्पण जो है इसी का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेविंग दोस्तों मिरर जो होता है आपके, जो हमारे पास में जो हमारे सेविंग करने वाला जो मिरर होता है आपके, वो भी आपके नोट करना। सेविंग जो मिरर है आपके, उसमें भी हम जो है छोटी चीज को बड़ी करते हैं, इसलिए इसी का यूज करते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ना। और जो उत्तल दर्पण होता है आपकी, बड़ी चीज को छोटी करता है, ठीक है, बड़ी चीज को छोटी कर देता है दोस्तों ना। कार का जो साइड का जो मिरर होता है आपके, उसमें देखना आप, बड़ी बड़ी गाड़ी उसमें दिखाई देती है, ठीक है। गाड़ी इतनी बड़ी थी और वो बड़ी गाड़ी छोटी होकर के उसमें दिखाई देगी आपको ना, तो नोट करना आपके। तो जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, नोट कीजिएगा, इस मिरर में आपके उत्तल दर्पण लगा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। उत्तल दर्पण हमारा ठीक आंसर हो गया है। जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है आपके, वहां पर उत्तल दर्पण आपको ध्यान रखना है। ओ भाई साहब, आखिरकार दोस्तों, मतलब मेरा मुंह दुख चुका है, ठीक है। जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ ना आपके, मतलब अटक गया है मुंह ठीक है। ये तो आपको ऑफर मिल ही रहा होगा। एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र 3 कल आने वाला है आपके। कल आएगा कितने बजे आपके, कल आपको शाम को 8 बजे इसी टाइम आपके आने वाला है एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र 3, ठीक है। इसके बाद में ये क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। जितने भी एनटीपीसी वाले हैं, देखो साइंस में मैं आपको, क्योंकि बिहार कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ठीक है, इसलिए साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी, और ये तुम्हारे एनटीपीसी में भर भर के आएगी, ठीक है। तो एनटीपीसी वालों, कल शाम को तुम्हारी 2 क्लास होने वाली, ठीक है। एक 3 बजे होने वाली है, एक तो ये क्लास होगी। ये क्लास केवल लाइव होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपके ऐप की क्लास है ना, ऐप की क्लास है। कल 3 बजे मेरी, मैंने उसको लाइव किया हुआ आपके सामने। ये क्लास केवल लाइव होगी, ठीक है। और इसके बाद में जो 8 बजे वाली क्लास है आपकी, वो तो यूट्यूब पर होने वाली है। वो लाइव होने के बाद भी आप देख सकते हो इस वाली क्लास को, ठीक है। इस वाली क्लास को आप लाइव समाप्त होने के बाद नहीं देख पाओगे, है ना। इस वाली क्लास को आप लाइव समाप्त होने के बाद नहीं दिखाई देगी, ये वाली क्लास जो है। और ये वाली क्लास तो आपको, जैसे ये वाली क्लास चल रही वही आपके सामने, ठीक है। इसी में आपके कल जो है बिहार जो आपके कांस्टेबल की जो बुक है, इसको भी मैं लॉन्च कर दूंगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ ऑफर के साथ मैं लॉन्च करूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। ये जो बुक मैं कल आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो कल बिहार कांस्टेबल जो बुक है आपके, वो कल आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। कल शाम को 3 बजे जो है मैं इसको ऊपर ऑफर दे दूंगा आपको बिहार कांस्टेबल वाली के लिए, ठीक है। बाकी ये आपके सामने एक और लाइव आपके कल लगा हुआ है 7:30 बजे का ना। तो कल एनटीपीसी वालों के लिए 2 लाइव है ना, एक तो 3 बजे वाला लाइव आपके एनटीपीसी वालों के लिए, एक 8 बजे वाला लाइव है, ठीक है। बिहार पुलिस वालों के लिए एक लाइव कौन सा है कल आपके, वो आपके 3 बजे। ये क्लास 3 बजे स्टार्ट होगी और सो लगभग आपके 3 से 5 बजे के आसपास चलने वाली है, ठीक है। ये क्लास 3 से 5 चलेगी। साइंस की बात हम लोग कल करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। कल दोस्तों मेरी क्लास देखो आप, कल सुबह 6 से मेरी क्लास आपके 8 बजे तक मॉर्निंग वाली, ठीक है। फिर 10 से 12 मेरी क्लास किसके अंदर, ऐप के अंदर हो गई, ठीक है। फिर 3 से 5 मेरी क्लास कहाँ पर हो गई, बिहार आपके साइंस वाली हो गई, ठीक है। फिर 7:30 से 8 वो लाइव हो गया, और फिर 8 से 10 आपकी ये वाली क्लास हो गई, और फिर वापस मॉर्निंग वाली क्लास का काम हो गया। फिर दोबारा वो काम करूंगा, फिर दोबारा। तो यही पूरा चक्र है, ठीक है। सफलता मिलने के बाद भी आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। चलिए, ऑल दी बेस्ट। ये 7 क्लासेस जरूर लेनी है आपको, और एक ये एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगवा दी आपको। ये आपकी क्लास नहीं थी, फिर भी मैंने आपको जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है इसको लाइव करवा दिया, ठीक है आपको ना। तो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आपको। खुश रहो, मस्त रहो, खूब तैयारी करो जम के। नहीं, मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। बाकी कल 2 क्लास होंगी एनटीपीसी के लिए, 3 बजे वाली क्लास और आपके 8 बजे वाली क्लास। 3 बजे वाली क्लास 3 बजे ऐप और आपके यूट्यूब के ऊपर लाइव चलेगी। 5 बजे ख़त्म होने के बाद में वो यूट्यूब से हट जाएगी, सीधा ऐप में पहुंच जाएगी, ठीक है। इसी में मैं कल आपकी जो बुक है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, वो बुक भी आपके ऑफर के साथ में इसमें लॉन्च कर दूंगा।
8 बजे वाली क्लास डेली जैसे होती है आपकी उसी टाइम होगी। जय हिंद। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कोई अच्छा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हों उन तक ये क्लास पहुंचा देना, बस यही चाहिए मुझे तो, है ना। जय हिंद, थैंक यू।